view on Indian economy. Today we are going to discuss introduction to the economics. आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, टाइप्स ऑफ गुड्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स पे ये बात की थी, लेकिन आज फिर हम यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। तत्पश्चात लेक्चर नंबर 3 आएगा। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 में इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स को यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में कहूँगा कि पिछला वीडियो देख कर आइए। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि वो क्या फैक्टर है जो एक डिमांड को अफेक्ट करते हैं। क्या वो फैक्टर होते हैं? तो वो फैक्टर होते हैं, एक तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, यानी कि किसी चीज़ का प्रचार, ठीक है। यदि आप चीज़ का प्रचार ज़्यादा करोगे तो हो सकता है नंबर ऑफ चांसेस जो है कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है सामान बिकने की बढ़ जाए। प्राइस ऑफ द गुड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्राइस गुड का, यदि आप गुड्स में होता है वस्तुएं, ठीक है। यदि आप किसी वस्तु का प्राइस जो है बढ़ा दोगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और यदि आप प्राइस घटा दोगे और डिमांड उसकी ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। और जो खरीदने वाला है उसका टेस्ट क्या कहता है, यानी कि जो कंज्यूमर है उसका भी मन यहाँ पे मैटर करता है। तो ये 3 फैक्टर है जो एक डिमांड को प्रभावित करते हैं। नाउ चलिए अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। देखिए टाइप्स ऑफ गुड्स यहाँ पे देखिए बहुत तरीके की होती है। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, लग्जरी गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, नेसेसिटी गुड्स, कंफर्ट गुड्स, गिफ्टलैंड गुड्स, वेबलैंड गुड्स, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स में बात करेंगे नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं? द गुड व्हिच डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द इनकम लेवल एंड डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द इनकम लेवल। यानी कि यदि आपकी इनकम में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इनकम आपकी बढ़ रही है, तो आपकी डिमांड अगर बढ़ रही है तो उनको, यानी कि उस वस्तु की डिमांड यदि आपकी इनकम बढ़ने के साथ बढ़ रही है तो इसका मतलब है वो वस्तु किस टाइप की है? नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं? इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड जो है डिक्रीज करती है, यानी कि उनकी डिमांड जो है घट जाती है जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाती है। तो ऐसी गुड्स कौन सी होती हैं? जैसे आप कई बार जो होता है, आप पहले तो बेकार चीज़ें खरीदते होते थे, लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप अच्छी चीज़ें खरीदने लगे। ऐसी गुड्स को हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं जिनकी डिमांड जो है इनकम बढ़ने के साथ घट जाती है। नाउ द नेक्स्ट गुड्स इज दैट लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स क्या होती हैं? लग्जरी मतलब विलासिता वस्तुएं। तो लग्जरी गुड्स जो है इनका जो है इनकम बढ़ने के साथ इनका डिमांड भी बढ़ जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी लग्जरी गुड्स, यानी कि जैसे फालतू की चीज़ें, घड़ी वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो है लग्जरी गुड्स की श्रेणी में आती हैं। महंगी कार, ये सब चीज़ें लग्जरी गुड्स। तो इनकम किसी की भी बढ़ेगी तो वो चाहेगा कि लग्जरी गुड्स को जो है परस्यू करे, इसलिए जो है इनकम बढ़ने के साथ लग्जरी गुड्स की भी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक चीज़ के साथ उसका उपयोग होना ही है। जैसे यदि आप कार खरीदोगे तो क्या पेट्रोल नहीं डलाओगे? और जैसे चाय अगर आप पियोगे तो उसके लिए शक्कर भी तो चाहिए होगी ना, शुगर भी तो चाहिए होगा। ऐसी गुड्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिनका प्रयोग जो है एक के साथ दूसरा जुड़ा ही होता है उसके साथ। सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई लोग चाय पीता है या टी पीता है, लेकिन कोई कॉफ़ी पीता है। अगर मान लीजिए टी के प्राइस अगर बढ़ गए, चाय के प्राइस बढ़ गए, तो कोई कॉफ़ी पीने लगेगा, या कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गया तो कोई टी पीने लगेगा। ऐसी गुड्स को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि एक गुड्स का प्राइस बढ़ने पर हम उसके जैसे ही दूसरी गुड्स को उपयोग करना चालू कर देते हैं। ऐसी गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट गुड्स टाइप इज दैट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वर्सेज सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ। अब है नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स क्या होता है? यानी कि ऐसी वस्तुएं जो आवश्यकता की हैं। नेसेसिटी गुड्स का उपयोग जो है हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते ही हैं, जैसे फूड, भोजन, पानी, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी गुड्स जो है ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं। समझ आ गया होगा। कंफर्ट गुड्स। कंफर्ट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका उपयोग तो मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम फिर भी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, ज़रूरी थोड़ी ना कि मोबाइल फ़ोन रखा जाए, या पीसी या कंप्यूटर, तो ये ज़रूरी थोड़ी ना है। या
नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन या यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन, तो ये सब ज़रूरी चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है आजकल उपयोग करते हैं। तो ऐसी गुड्स को हम कहते हैं कंफर्ट गुड्स। चलिए नेक्स्ट, गिफ्ट गुड्स। गिफ्ट गुड्स क्या होती हैं? गिफ्ट गुड्स दो गुड्स वेयर द डिमांड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्राइस। वो गिफ्ट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड जो है इंक्रीज करती है प्राइस में इंक्रीज करने के साथ। और ध्यान देना, ये जो गिफ्ट गुड्स होती हैं नॉन लग्जरी होती हैं नेचर में, यानी कि इनकी प्रकृति जो है वो नॉन लग्जरी टाइप की होती है गिफ्ट गुड्स की। अब जो है वेबलेंट गुड्स। वेबलेंट गुड्स क्या होती हैं? वेबलेंट गुड्स वो गुड्स होती हैं, अ वेबलेंट गुड इज ए गुड वेयर डिमांड राइजेज एज प्राइस राइजेज बिकॉज पीपल फील इट्स हायर प्राइस रिफ्लेक्ट्स ग्रेटर स्टेटस। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान जो है वो भविष्य में प्राइस बढ़ जाएगा उसका, या जो उसकी लग्जरी लाइफ को दिखाती हैं, जैसे मान लीजिए सोना हो गया, सोने के गहने हो गए, तो ये सब चीज़ें जो है इंसान किस लिए खरीदता है? दिखाने के लिए, ग्रेटर स्टेटस अपना दर्शाने के लिए। इसलिए जो है इन गुड्स को हम कहते हैं वेबलेंट गुड्स, जैसे कि सोना चांदी वगैरह वगैरह। चलिए गिफ्ट गुड्स वेबलेंट गुड्स हो चुका है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होती हैं? पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका उपयोग जो है पब्लिक के लिए किया जाता है, जैसे रोड, लाइट हाउस और नेशनल डिफेंस, मतलब पुलिस, ये सब वगैरह जो है पब्लिक गुड्स हैं। ठीक है, इनका उपयोग लोगों को लगा ही रहता है। पब्लिक गुड इज द वन हुज कंजम्पशन डज नॉट एग्जॉस्ट और डिमिनिश इट्स अबिलिटी फॉर द अदर। यानी कि इसका जो कंजम्पशन है वो कभी कम नहीं होता है। क्या कभी रोड का कंजम्पशन कम हो जाएगा, लोग चलना बंद कर देंगे? या लाइट हाउस यानी कि बिजली की जो है दिक्कत वो क्या बंद हो जाएगी? क्या लोग बंद कर देंगे उसको? तो ऐसा तो होएगा नहीं। तो ऐसी गुड्स को कहते हैं पब्लिक गुड्स। ठीक है, और ये जो है इनका नेचर जो होता है नॉन एक्सक्लूडेबल होता है और नॉन रिवाल्वस होता है। अब ये क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले समझ लीजिए प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं? प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक व्यक्ति अपने यूज के लिए खरीदता है। ऐसी गुड्स को, ये गुड्स जो है रिवालरी होती हैं और एक्सक्लूडेबिलिटी भी होती हैं, यानी कि इनका अगर नेचर आप देखो तो बिल्कुल अपोजिट है पब्लिक गुड्स के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पे दो शब्द यहाँ पे फंस रहे हैं, पहला है रिवालरी एंड दूसरा है एक्सक्लूडेबिलिटी। आखिर इनका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब समझ लीजिए जरा। रिवालरी का मतलब होता है इन इकोनॉमिक्स a good is said to be rivalrous or rival if its consumption by one consumer prevents simultaneous consumption by other consumer। रिवालरी का मतलब होता है कि यदि एक व्यक्ति उसका कंजम्पशन करेगा तो इसका मतलब है दूसरा उसका कंजम्पशन नहीं कर पाएगा। ऐसी गुड्स को हम कहते हैं रिवालरी। अब एक्सक्लूडेबिलिटी क्या होता है? इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर्स कैन प्रिवेंट सम पीपल फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड्स और सर्विस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी और विलिंगनेस टू पे। एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि यदि हम कोई चीज़ पे करके खरीदते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई भी आएगा हमारी गुड्स को उपयोग करना चालू कर देगा। यदि हमने उसका पैसा दिया है तो वो चीज़ हम ही उपयोग करेंगे। इस नेचर को, इस प्रकृति को हम कहते हैं एक्सक्लूडेबिलिटी। समझ गए? तो ये थे दोनों शब्दों के अर्थ। मैंने पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स आपको बता दिया। प्राइवेट गुड्स में जो है रिवालरी एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। इसका उपयोग प्राइवेट गुड्स का जो है कोई अदर नहीं कर सकता। यदि हमने पैसे दिए तो हम ही यूज करेंगे। पब्लिक गुड्स जो है ऐरा गैरा कोई भी चला है वो यूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स क्या होती हैं? मेरिट गुड्स दीज आर द गुड्स दोज गुड्स हुज प्रोडक्शन द गवर्नमेंट वुड वांट टू इनकरेज। मेरिट गुड्स वो होती हैं जिनका प्रोडक्शन जो है गवर्नमेंट चाहती है कि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ताकि हमारे देश का कल्याण हो। ऐसी सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सबको कहते हैं मेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स क्या होती हैं? ये वो गुड्स होती हैं जिनको यदि हम कंजम्पशन करेंगे तो इससे हमारी सेहत को नुकसान होगा, जैसे पान मसाला, गुटखा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आती है डीमेरिट गुड्स। अब अपॉर्चुनिटी कास्ट। अब देखिए हम यहाँ पे गुड्स को ख़त्म कर चुके हैं। जितने तरीके की गुड्स थी मैंने एक एक करके आपको सारी एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे समझ लेते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होता है। अब अपॉर्चुनिटी कास्ट का मतलब होता है अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग वन ऑप्शन व्हेन द कंज्यूमर हैज टू चूज द अदर ऑप्शन। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए यदि आप कोई चीज़ को पसंद करते हो तो इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं आपके सामने, दो वस्तुएं हैं, उनकी अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी कैपेसिटी है। ठीक है, अगर आप ए वस्तु को पसंद करते हो तो इसका मतलब है आपने बी को निगलेक्ट कर दिया। यदि आप बी को पसंद करोगे तो इसका मतलब है आपने ए को नहीं पसंद किया है। तो एक वस्तु को चूज करने पर जो दूसरे वस्तु को आपने ठुकराया है, ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ गए देसी शब्दों में? अब यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई का नियम क्या है? सप्लाई का नियम है
बिल्कुल अपोजिट है किसका, लाभ डिमांड के। ये लाभ सप्लाई में क्या होता है, जैसे जैसे आप प्राइस चीज़ों की बढ़ाओगे तो लाभ सप्लाई कहता है कि आपकी जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगी। आप कहोगे ऐसा कैसे, जैसे मान लीजिए आप 5 रुपये का कुरकुरे बेच रहे थे, ठीक है, आपने क्या किया कि उसकी प्राइस कर दी 10 रुपये, तो आप कहोगे इसकी जो बिक्री है वो तो घट जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए 5 रुपये का जब आपने कुरकुरे खरीदा, जैसे मान लीजिए पहले उसकी प्राइस थी 5 रुपये, ठीक है, तो उसकी सप्लाई, जैसे मान लीजिए जब 5 रुपये प्राइस थी तब उसकी सप्लाई थी 100 क्वांटिटी, ठीक है, 100 पैकेट उसकी बिकती थी जब प्राइस थी 5 रुपये। अब जब प्राइस आपने 10 रुपये कर दी तो हो सकता है इसकी जो क्वांटिटी है सप्लाई की वो घटेगी नहीं, वो बढ़ेगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दुकानदार जो होते हैं उनका मार्जिन बढ़ जाएगा, और जब वो दुकानदार का मार्जिन बढ़ जाएगा यानी कि मुनाफा बढ़ जाएगा तो उनका सीधा सा लॉजिक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने का ट्राई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इसी अवधारणा के अनुसार हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि यदि आप चीज़ों की प्रोडक्शन चीज़ों के प्राइस अगर आप बढ़ाओगे तो आपका जो बिकने का माल है वो बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि दुकानदार का मार्जिन मैटर करता है, दुकानदार का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद लगा करके सब उसको बेचने का ट्राई करेगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस बढ़ाओ सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए, हमने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड में जो है निगेटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन यहाँ पे जो है कर्व जो हमारा है वो पॉजिटिव बन रहा है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पे देखिए जब क्वांटिटी 3 थी, Q3 थी, तो प्राइस P3 था। जब क्वांटिटी इसने Q2 की तो उसका प्राइस देखिए P2 हो गया, यानी कि जितना आपने प्राइस बढ़ाया उसी अनुपात में या उसी प्रोपोर्शन में या उसी रेशियो में उसका प्राइस और उसकी क्वांटिटी बढ़ी है, इसलिए ये पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखलाता है इन कंपेरिजन टू क्वांटिटी वर्सेज प्राइस। नाउ द नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ अ फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ गुड, यानी कि आपके सप्लाई को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। अब ऐसा ही नहीं कि सीधे सीधे नियम लग जाएगा, कोई भी नियम कायदे कानून होता है तो उसके कुछ और नियम कायदे कानून होते हैं, समझे। अब जैसे ये नियम कब वैलिड करेगा, अब यहाँ पे कुछ शर्तें भी समझ लो। जैसे टेक्नोलॉजी, यदि आप विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन प्रोसेस गेट्स फास्टर एंड हेंस द प्रोड्यूसर्स आर एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड सप्लाई मोर। यदि आपकी टेक्नोलॉजी खराब होगी तो आप क्या खाक प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। इनपुट प्राइसेस का मतलब ये होता है दीज आर द थिंग्स दैट आर नीडेड इन प्रोडक्शन लाइक लैंड लेबर। व्हेन द प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीजेस प्रोडक्शन बिकम कॉस्टलियर हेंस द सप्लाई डिक्रीजेस। यदि आपको सप्लाई आपकी बेहतरीन ढंग से बढ़ानी है फटाफट, तो आपको LLCE इसको जो है आपको बेहतर करना होगा। अब ये क्या होता है, LLCE का मतलब होता है कि लेबर लैंड और एंटरप्रेन्योर, इसकी जो है आपको कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। जैसे मान लो फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसका लैंड और लेबर सस्ता होना चाहिए ना, वरना आपकी प्रोडक्शन कहाँ हो पाएगी जल्दी, है ना। तो उसका भी वो खर्चा वो लेंगे, तो इससे आपका प्रोडक्ट महंगा बन जाएगा। इसलिए आपको इनपुट प्राइसेस को हमेशा कम करके रखना है। अब बात कर लेते हैं टैक्सेस की। तो इंक्रीज इन टैक्स लीड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यदि आपकी सरकार टैक्स ज़्यादा लगाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी सप्लाई जो है वो कम होगी और आपकी कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो टैक्स को भी हमें कम करके रखना है। अब यहाँ पे हो चुका है इतना। अब प्राइस इलास्टिसिटी समझ लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम समझने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ चुके हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने 5 रुपये, जैसे मान लीजिए आपका कुरकुरे 5 रुपये का था, आपने 7 रुपये किया, तो इससे जब 5 रुपये का कुरकुरे था, जैसे मान लीजिए जब आपका कुरकुरे 5 रुपये था तब आपकी जो सप्लाई थी वो 100 पैकेट थी, ठीक है। जब आपने कुरकुरे का प्राइस 7 रुपये किया तो इसकी सप्लाई जो है 120 पैकेट हो गई। तो अब इलास्टिसिटी का मतलब होता है लोच मतलब कि क्या गड़बड़ इसमें हुई है। तो जैसे 5 रुपये का जब कुरकुरे था तो 5 रुपये का जब कुरकुरे था तो 100 पैकेट हम प्रोडक्शन करते थे। जब 7 रुपये का कुरकुरे हुआ तो हम प्रोडक्शन करने लगे 120 पैकेट का। तो जब हमने प्राइस में वृद्धि की, यानी कि प्राइस को इंक्रीज किया, कितना प्राइस इंक्रीज किया, 2 रुपये। तो 2 रुपये जब हमने प्राइस इंक्रीज किया तब इससे जो हमारी बढ़ोतरी कितनी हुई, 20 पैकेट की, है ना। 5 रुपये से 7 रुपये किया तो 2 रुपये की, 2 रुपये जो है हमने बढ़ाए और पैकेट कितनी प्रोडक्शन होने लगी, 120। 2 रुपये हमने इधर बढ़ाए प्राइस में और इधर प्रोडक्शन हमारी जो है 20 पैकेट की
बढ़ गई, तो इसी को जो है हम इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि कितने परसेंट चेंज आपने किया प्राइस में, तो कितने परसेंट आपकी क्वांटिटी में कम या नीचे हुआ। ध्यान रखना एक बात को कि यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी 100%। याद रखना कि ये लोच इलास्टिसिटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी डिसीजन आप लेते हो तो उसका इम्पैक्ट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव हुआ तो डिसीजन ठीक है, निगेटिव हुआ तो डिसीजन बदलना पड़ेगा। तो समझना ये जो इलास्टिसिटी है ना, ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपने 5 रुपये से 7 रुपये किया और बढ़ने के बजाय नीचे गिर गया, तो याद रखना कि जो क्वांटिटी है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अगर हमारी प्रोडक्शन जो है पहले के मुकाबले प्राइस बढ़ाने से अगर घट गई तो इसको हम कहेंगे निगेटिव इलास्टिसिटी, और अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई प्राइस बढ़ाने से तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव इलास्टिसिटी। तो ये परसेंटेज के टर्म्स में काउंट होती है। सिंपल सा इसका सूत्र है, फार्मूला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि परसेंट जो आपने चेंज किया है क्वांटिटी सप्लाई करने में। यानी कि 100 से जो 120 आपने किया, यानी कि 20% का आपने चेंज किया क्वांटिटी सप्लाई करने में, तो उससे प्राइस में क्या परिवर्तन आया वो आपको यहाँ पे लिखना है। समझ गए? और किसके टर्म्स में? परसेंटेज के टर्म्स में। रिमेंबर दैट। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट चीज, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है 3 तरीके की होती है। अब मैं यहाँ पे ये सारा कुछ इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। 3 चीज़ें हैं बस, लास्ट फाइनल 3 चीज़ें। तो यहाँ पे जो है इन इन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे पहली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है नियम बता रहा है इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है, जैसा कि नाम ही से आपको पता लग रहा होगा, इन इलास्टिक सप्लाई, यानी कि यहाँ पे कुछ चेंज शायद नहीं होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। इट इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन चेंज इन प्राइस डज नॉट चेंज द क्वांटिटी सप्लाइड। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वांटिटी में बढ़ोतरी करोगे, यदि आप प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगोगे और अगर आपके प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, तो इसको हम कहेंगे इन इलास्टिक सप्लाई। लेकिन हमेशा तो ऐसा होता ही नहीं है। अब इसका हम थोड़ा उल्टा देख लेते हैं। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होता है? इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक व्हेन द चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने प्राइस में चेंज किया तो उतने ही परसेंट जो है आपकी डिमांड भी चीज़ों की बढ़ जाएगी। तो ये भी बढ़िया है, यानी कि आपने प्राइस में चेंज किया उतने ही क्वांटिटी जो है आपकी डिमांड की बढ़ भी गई, तो ये भी अच्छी चीज़ है। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अब चलिए तीसरे नंबर को। अब ये शायद निगेटिव होगा। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक यानी कि पूर्णतया लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब सप्लाई जो है उत्पादन, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई यानी कि मतलब पूर्णतया, मतलब पूरी तरह से यहाँ पे इलास्टिक होने वाली, यानी कि ढंग अच्छे से यहाँ पे इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि लोच देखने को मिलेगी। जैसे इन दिस केस अ स्लाइट चेंज इन पीरियड प्राइस कुड लीड टू इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्लाइट का मतलब हल्की चेंज इन प्राइस, यदि आप प्राइस में हल्का सा चेंज करोगे तो उससे जो है इनफाइनाइट चेंज आएगा आपकी क्वांटिटी सप्लाई में। यानी कि आपने जरा सा प्राइस में चेंज किया और पता चला आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई जरा सा चेंज करने से। लेकिन फिर यहाँ पे एक बात याद रखना, इनफाइनाइट चेंज कह रहा है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। पता चला आपने जरा सा चेंज प्राइस में किया, पता चला डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा गिर गई और पता चला बहुत ज़्यादा आपकी सप्लाई जो है, सप्लाई जो है पता चला बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सप्लाई पता चला बहुत ज़्यादा घट गई। तो ये दोनों पक्ष में हो सकता है, ये बात याद रखना। अगर आप जरा सा प्राइस में चेंज करोगे तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो यहाँ पे जो है सारे टॉपिक्स ख़त्म हुए। और वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।